नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से खबर है, गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हो चुकी है। कर्ज माफी के ड्राफ्ट को इसमें मंजूरी मिल गई। जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया है। जन घोषणा पत्र की 418 घोषणाएं अब सरकारी घोषणा हो गई हैं। पूरे 5 साल प्रशासन घोषणाओं पर काम करेगा। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। फिलहाल मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, जिसके बाद ब्रीफिंग होगी और औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सीधा रुख करते हैं सहयोगी दीपक व्यास का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, जो लगातार हम बातें करते आ रहे थे, जिन मुद्दों का जिक्र हम कर रहे थे सुबह से, उनको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। हालांकि जो औपचारिक ऐलान है वो अभी होना बाकी है, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी का जो प्रस्ताव का मामला था, जिसको अनुमोदन यहाँ पर किया गया है, उसका मामला हो, या फिर जो 418 के करीब घोषणा है कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की, उसको भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। और अब कुछ देर में जब मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट पहले हो चुकी है, और अब मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद में उसकी जो जानकारी है, जो कैबिनेट ने जो फैसले किए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कुछ और मुद्दे हैं जो अंदर मंत्रियों ने रखे हैं, उसको लेकर भी चर्चा कैबिनेट की बैठक के दौरान, मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान यहाँ पर की जा रही है। मेरे साथ में प्रेम मीणा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। एक बार उनसे भी जान लेते हैं। प्रेम, मंजूरी दे दी गई, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है जो मुद्दे थे उन पर। जी बिल्कुल दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई प्रमुख मुद्दे हैं, उनको मंजूरी दी गई है। सबसे पहला किसान कर्ज माफी का जो ड्राफ्ट है, उसको गहलोत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जन घोषणा पत्र के जो 418 बिंदु है, वो अब सरकारी दस्तावेज बन गए हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि गहलोत सरकार पूरी तरह एक्शन के मोड में आ गई है, और जो जनता से वादे किए, उन वादों को कैबिनेट में अनुमोदन कर दिया है। और अब मंत्रिपरिषद की मीटिंग चल रही है। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र है, उसके मुताबिक जो 2 बड़े फैसले लिए हैं, वो पहला फैसला किसान कर्ज माफी के ड्राफ्ट है, उसको मंजूरी दे दी गई है। दूसरा 418 जो जन घोषणा पत्र के बिंदु थे, अब वो सरकारी दस्तावेज बन गए हैं। प्रशासन पूरे 5 वर्ष इन्हीं घोषणा पत्र के बिंदुओं के आधार पर काम करेगा, और लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार ने अब एक्शन प्लान दिखाना शुरू कर दिया है, ताकि आम जन को लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। पूरी तरह हम कह सकते हैं गहलोत सरकार एक्शन के मोड में दिखाई दे रही है। दीपक, एक्शन के मोड में स्वप्निल गहलोत सरकार आ गई है, और क्योंकि गहलोत के सरकार बनने के बाद में कैबिनेट की पहली बैठक है, और इस कैबिनेट की पहली बैठक में जो बड़े मुद्दे थे, वो ये दोनों मुद्दे थे, जिसको लेकर लगातार जो चुनाव से पहले भी कांग्रेस बातें करती आई थी, और ऐसे में जब सत्ता में आई है, तो लिहाजा निश्चित तौर पर उस पर अमल करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से इन दोनों फैसलों पर यहाँ पर निर्णय भी लिया गया है। हालांकि अब इंतजार इसी बात का है कि कभी बाहर जब मंत्री यहाँ से निकलेंगे, और तब वो एक तरीके से पूरी ब्रीफिंग इस पूरे मुद्दे को लेकर करते हैं, और ये भी बताते हैं कि आखिर क्या दूसरे मुद्दे हैं जिस पर मंत्रिपरिषद ने भी चर्चा की है। स्वप्निल, अगर दीपक प्रेम अभी भी आपके पास हैं, तो उनसे एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को देखिए, 2019 में जाना है तो सिर्फ ये लेकर नहीं कि हम ये योजना लाएं, उन्हें जमीन पर भी कुछ दिखाना ही होगा। ऐसे में प्रारंभिक तौर पर वो 3 या 4 ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले? ब्यूरोक्रेसी को क्या मैसेज दिया गया है? देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, हम जानने की कोशिश करते हैं प्रेम से इसी मुद्दे पर। लेकिन यदि जिस बात का जैसे आपने जिक्र किया, तो किसानों की जो कर्ज माफी का मामला था, वो घोषणा करके सरकार आई थी, और उसी की बूते हर जगह पर जाकर चुनावी सभा में इस तरह की बात की गई थी। तो लिहाजा उसको यहाँ पर मंजूरी देने के बाद में, क्योंकि मंजूरी पहले मिल चुकी है, और प्रस्ताव के जो ड्राफ्ट का जो अनुमोदन है, वो करने के बाद में एक तरीके से धरातल पर जो उसका काम है, वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, ये माना जा सकता है। हमारे साथ प्रेम मौजूद है। प्रेम, हमारे सहयोगी हैं स्वप्निल, उनका सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में जब चूंकि कांग्रेस जाएगी, सरकार कांग्रेस की है, तो लिहाजा ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस पर तुरंत प्रभाव से अमल किया जा सकता है? और क्योंकि घोषणा जो 418 घोषणा, उन सब पर तो काम तुरंत प्रभाव से 2 से 3 महीने में किया नहीं जा सकता, क्योंकि आचार संहिता में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो ऐसे में क्या मुद्दे होंगे जिस पर सरकार तुरंत प्रभाव से अमल करके जनता में एक मैसेज, संदेश देने की कोशिश करेगी? जी दीपक जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, किसान कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा था। सरकार ने किसानों को ऋण माफ कर दिया है, और आज ड्राफ्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब ड्राफ्ट ने वैधानिक रूप ले लिया है। इसके अलावा जो सरकार की जो बड़ी
दूसरी सबसे बड़ी घोषणा थी वो बेरोजगारों को भत्ता देना। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा है। हालांकि इसकी किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ है इसकी औपचारिक जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन जो दो प्रमुख मुद्दे थे, बेरोजगारी भत्ता, कर्ज माफी, इन पर कैबिनेट में मंथन हुआ है। कर्ज माफी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। चूंकि ये जनता से जुड़े सीधे मुद्दे हैं, तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार लोकसभा चुनाव में जनता के सामने जाना चाहती है। क्योंकि बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा रहा है और जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो बढ़ती हुई बेरोजगारी पर भी चिंता पार्टी के आला नेताओं ने की थी। तो बेरोजगारी, विशेषकर युवकों को समय पर रोजगार मिले, इसका क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट की मीटिंग में मंथन हुआ है। हालांकि अभी ऐलान होना बाकी है। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं, इनको लेकर ही लोकसभा चुनाव में गहलोत सरकार जनता के सामने जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, युवकों की संख्या इस मामले में बड़ी तादाद में बढ़ रही है। इसके अलावा जो रुकी हुई भर्ती है, जो न्यायिक प्रक्रिया में जो भर्ती है अटकी हुई है और लंबे समय से उनका फैसले नहीं हो पा रहे हैं, उस पर भी कैबिनेट की मीटिंग में मंथन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी भत्ता और किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर ही गहलोत सरकार अब आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के सामने जाएगी और ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि गहलोत सरकार जनता के कल्याणकारी योजनाओं या जनता के लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो बिल्कुल स्वप्निल, देखिए, शुक्रिया दीपक जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, जोधपुर में तेजी से स्वाइन फ्लू का वायरस फैल रहा है। जोधपुर में 11 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पाली और बाड़मेर में एक हफ्ते में 5 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच जोधपुर एम्स में स्वाइन फ्लू के जांच की सुविधा तक नहीं है, ये परेशानी का सबब बना हुआ है। स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए अलग से वार्ड नहीं है। स्वाइन फ्लू के मरीज अलग अलग वार्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। अन्य मरीजों पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। जोधपुर एम्स में जांच किट भी नहीं, केवल सैंपल लिए जाते हैं। तो स्वाइन फ्लू बेहद ही खतरनाक है और इसकी अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है। आइए जान लें इसके लक्षण क्या हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है। इसके लक्षणों में सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द, आंखों से पानी और सांस फूलना है, जबकि ज्यादा संक्रमण में बुखार तेज हो जाता है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए, अब वो जान लीजिए। खांसते और छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं बाहर से आकर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। स्वाइन फ्लू वाले मरीजों को हमेशा मास्क पहनना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए, जबकि दूसरे लोगों को स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों के क्लोज कांटेक्ट से बचना चाहिए। तो हमारी आपको राय है कि स्वाइन फ्लू से डरने की बजाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोधपुर से ललित और जयपुर से सचिन हमारे साथ हैं। ललित, कई बार हमने फिल्मों में ये सीन देखा है कि डॉक्टर्स कहते हैं हमसे जितना हो सकता था हमने कर दिया, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। जोधपुर में कुछ यही स्थिति है कि सब कुछ तो ऊपर वाले के ही हाथ में है। देखिए सर, बिल्कुल सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज सुबह जो सैंपल आए हैं उनमें 11 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। हालांकि जिला कलेक्टर ने कल देर रात यहाँ पे अस्पताल का दौरा किया था, लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि देश का सबसे बड़ा संस्थान एम्स जो जोधपुर में भी है, वहां पे किट नहीं है, स्वाइन फ्लू टेस्ट के किट नहीं है। उनके जो सैंपल लेके यहाँ एमडी में भेजे जा रहे हैं। एमडी अस्पताल के अधीक्षक मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आशीष। सर, क्या स्थिति है आज की बात करें? कल रात तक हमारे पास 14 मरीज थे। अभी सुबह से 10 मरीज और आ चुके हैं, 24 मरीज हो चुके हैं। उसमें से 14 पॉजिटिव है, बाकी सस्पेक्ट है। उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, क्योंकि रिपोर्ट आने में 6 घंटे का समय लगता है। हमारी व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। हमारे पास सारे लॉजिस्टिक सामान, किट सभी अवेलेबल है। अभी हमारे पास एक आइसोलेशन वार्ड था, वो फुल हो गया। उसके बाद हमने दूसरे वार्ड, हमारे प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। तीसरा वार्ड जो प्लान है वो भी फुल होता है। अब एक हम चौथा वार्ड, एक और फीमेल मेडिकल वार्ड है, जहाँ सारी इस तरह के मरीज को
ठीक करने की सुविधा है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं और फीमेल मेडिकल वार्ड को कहीं और शिफ्ट करेंगे। ऐसे करके हमारे पास 30 बेड के स्वाइन फ्लू का वार्ड हमारे पास तैयार है। सर एम्स के मरीज यहाँ आ रहे हैं? हाँ, एम्स के आ रहे हैं, प्राइवेट से आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। एम्स के अक्सर आ जाते हैं मरीज यहाँ पे, हम उनको भर्ती करते हैं। तो स्वप्निल, सुना आपने, ये यहाँ की व्यवस्था थी। एमडी अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और पूरे संभाग से मरीज यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 वार्ड फुल हो चुके हैं, जैसा डॉक्टर आशीष ने आपको बताया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीरता इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती जा रही है। कल जिला कलेक्टर ने दौरा किया था, लेकिन सबसे चिंता विषय यह है जैसे जैसे पारा डाउन होता जा रहा है, लगातार मरीज के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल। सचिन, मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि पिछले सालों का अगर हम रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश करेंगे, देखिए बीमारियां कभी भी हो सकती हैं, लेकिन पिछले सालों के रिकॉर्ड ये बता देंगे कि कुछ बीमारियां हर साल आती हैं, कहर बरपाती हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि किसी साल तो ये लगना चाहिए ना कि आप पूरी तरह तैयार हैं, लगता ही नहीं। देखिए स्वप्निल, आपने सही कहा कि एक और राज्य सरकार जहां स्वाइन फ्लू को, डेंगू को और मलेरिया को नोटिफाइड डिजीज के रूप में इन्हें जो है चिन्हित कर चुकी है और ये कह चुकी है कि ये नोटिफाइड डिजीज हैं। और नोटिफाइड डिजीज का होने का मतलब ये है कि इन बीमारियों को जो है हल्के में ना लिया जाए। इस पर गंभीरता जो है वो विभाग को ही नहीं बल्कि अस्पतालों को भी बरतनी होगी, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से 2009 से लेकर के यदि अब तक का आंकड़ा अगर हम देखें, पिछले जो 9 सालों का, जब स्वाइन फ्लू का पहला आउटब्रेक जब यहाँ देखने को मिला था जयपुर में, और उससे लेकर के और अब तक का अगर पूरा वो देखें कि जो व्यवस्था जो सरकार की ओर से की जाती है वो केवल कहीं ना कहीं थोड़ी बातें साबित होती हैं। और हमेशा ये कहा जाता है कि लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हैं और लोग जो कि स्वाइन फ्लू के लक्षण होते हैं, खास करके जिसमें जो सर्दी जुकाम के लक्षण देखने को मिलते हैं, रनिंग नोज होती है और गले में खराश रहती है, तो लोग उसको हल्के में लेते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते हैं और उसे ये सोच करके कि सर्दी का मौसम है, शायद तेज सर्दी की वजह से उन्हें खांसी जुकाम हो गई है, और उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही वो लोग बरतते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, एक पहलू ये है, लेकिन सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं मुकम्मल तौर पे की जानी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका अभाव देखने को मिलता है। और खास करके जो टेस्ट किट की, जैसे अगर हम बात कहें, एम्स जो है जोधपुर, जहां टेस्ट किट ही उपलब्ध नहीं है। आप सोचिए, जब एम्स जैसे कि अगर ये हालत है तो जो पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो जिला अस्पताल हैं, वहां क्या हालात होंगे। केवल ये कह देना कि राजधानी जयपुर में एसएमएस अस्पताल में हमने एक अलग से स्वाइन फ्लू के लिए एक डेडिकेटेड वार्ड और एक आईसीयू तैयार कर दिया है, हमने यहाँ पर आईसीयू में जो है अलग से वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये तब काम आती हैं जब अगर प्रारंभिक तौर पर ही मरीज को डायग्नोस कर लिया जाए, उसे चिन्हित कर लिया जाए, डोर टू डोर सर्वे का काम हो, लोगों में आईईसी की जाए, उन्हें ये बताया जाए कि अगर उन्हें कहीं भी सर्दी जुकाम के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना सैंपल दें और अपने इस रोग की जो है जांच कराएं और ये पता करें कि कहीं उन्हें स्वाइन फ्लू के लक्षण तो नहीं है, कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है। जिस तरह से सरकार ने हमेशा से दावे किए हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी हुआ है। अभी हाल ही में जो चिकित्सा मंत्री जो बने हैं डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य भवन में, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस समय, यहाँ पर उन्होंने पद संभालने के साथ ही उसी वक्त उन्होंने जो है एक यहाँ पर बैठक ली और उसमें खास करके जो मौसमी बीमारियां हैं, जिसमें स्वाइन फ्लू भी एक बीमारी है, उस पर जो है उन्होंने कड़ी मॉनिटरिंग की जो है निर्देश दिए, उन्होंने बात कही। इसके अलावा जो प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर रोहित सिंह, उन्होंने भी इसके लिए कहा कि जो चिकित्सक हैं वो लगातार इस बात को सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में जो भी मरीज आते हैं, खास करके जो सर्दी जुकाम के जिन्हें लक्षण हो, तत्काल उनके सैंपल लिए जाएं, उनकी जांच करवाई जाए और किसी भी स्तर पे जो है। अच्छा, एक और चीज है सचिन, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमने एक जस्ट आप लोगों से बातचीत शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट चलाई जिसमें हमने लोगों को बताया कि क्या क्या सावधानियां भी बरतनी है और किन चीजों को लाइटली बिल्कुल न लें। ललित, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि मुसीबत सुरसा का मुंह फाड़े सामने इंतजार कर रही है, वहां पर लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, ताकि पैनिक ना हो, क्या प्रयास प्रशासन की तरफ से अपने स्तर पर किए जा रहे हैं?
जब सबसे पहला फेज आया था तो सबसे ज़्यादा मौतें जोधपुर में हुई थी पूरे राजस्थान में। उस समय गहलोत सरकार थी, उस समय एक अभियान चलाया गया था जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। जागरूकता का अभियान चलाया गया था, कैंपेन चलाया गया था, हर जगह पे ये पोस्टर थे कि स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि अगर आपको खांसी जुकाम है, गले में पेन है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो तुरंत अस्पताल आएँ, अपनी जाँच कराएं, उससे आदमी की जान बच सकती है। लेकिन अगर फेज 3 में चले जाता है इंसान तो सीधा वेंटिलेटर पर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये एक जागरूकता का अभाव इस बार देखने को मिला है। हालांकि अब जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, अब अलर्ट पे हो गया पूरा अस्पताल, अब 24 घंटे कंट्रोल रूम आज से शुरू किया जा रहा है, एक और वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। ये चीजें पहले कर ली जानी चाहिए थी, ये अलर्टनेस पहले दिखी होती तो शायद इतने आंकड़े नहीं आते, इतनी मौतें नहीं होती। लेकिन बहरहाल जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह से स्वाइन फ्लू पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। अब अस्पताल अलर्ट पे है, ये पहले अलर्ट पे होता तो शायद इतने आंकड़े नहीं बढ़ते। जी बिल्कुल। सचिन, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कोई सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, क्योंकि अब पाली, बाड़मेर, जोधपुर जगह जगह से खबरें आने लगी हैं, मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या कोई सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है? देखिए स्वप्निल, अभी इस तरह की कोई सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम का तो गठन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से एपिडेमिक इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पाली मारवाड़ वाला जो इलाका है उसमें जोधपुर है, बाड़मेर है, और इसी तरह से हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है यानी कोटा, बारा और बूंदी और टोंक जिले जो हैं वो विशेष रूप से इसमें प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ये 3 संभाग हैं इनमें विशेष रूप से यहाँ पर स्वाइन फ्लू के रोगी जो हैं वो देखने को मिले हैं। और अगर मैं यहाँ पर मोर्टेलिटी की बात करूँ, अगर मौतों की बात करूँ तो वो भी इन्हीं जिलों में सर्वाधिक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो प्रभावित क्षेत्र हैं, खास करके जो 8-10 जिले हैं, इनमें विशेष रूप से टीमों का जो है गठन करके यहाँ भेजा जाना चाहिए और चिकित्सकों की लगातार सतत जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से रोगी की जो है पहचान की जाए, किस तरह से उसे समझाया जाए कि अगर सर्दी जुकाम के लक्षण है तो वो तत्काल अपने सैंपल दे और उसकी अपने रोग की जांच कराए। अगर बात करूं मोर्टेलिटी की आंकड़ों की, तो अगर इस साल पूरे अगर आंकड़ों को अगर हम देखें पूरे 2018 में, चूंकि आज 29 दिसंबर हो चुका है, तो हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें देखने में मिल रहा है कि कुल 22,172 जो हैं सैंपल इस पूरे एक साल में अब तक लिए गए हैं। केवल 2 दिन शेष बचे हैं, जिनमें से 2,315 जो केस हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और 19,857 केस जो हैं वो निगेटिव मिले, यानी जो सैंपल थे वो निगेटिव मिले हैं। और अगर मौतों की बात सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ललित आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की, और इस वक्त मेरे साथ सहयोगी सचिन जुड़ रहे हैं, साथ ही डॉक्टर एम के गुप्ता जी मौजूद हैं, एलर्जी एंड अस्थमा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि नमस्कार, ये जो स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ सजेशंस दे पाएं। देखिए, स्वाइन फ्लू जो एक वायरल डिजीज़ है, ये एक कॉन्टैक्ट के साथ में बढ़ती है। इसके जो वायरस होते हैं वो ड्रॉपलेट के साथ बाय एयर एक दूसरे आदमी को फैलाता है। जैसे ही जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति है, जब वो छींकता है या उसके सिक्रेशन से बाहर आते हैं तो वो हवा के अंदर ड्रॉपलेट के रूप में एक दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, और उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वो उस बीमारी की होने की संभावना उसको बढ़ जाती है, उसकी चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका जो सबसे मेन उपचार है, जो बचाव है, कि जो व्यक्ति स्वाइन फ्लू से पीड़ित है, या हमें पता है कि ये डायग्नोसिस केस है स्वाइन फ्लू का, तो उसके साथ जब भी संपर्क करे या उसके साथ रहे तो मास्क लगा के, जो N95 जो मास्क होता है 3 लेयर्स का, वो यूज़ करे ताकि उसका कॉन्टैक्ट ना हो, और जितना हो सके कोशिश करें कि उससे 6 फीट की दूरी बना के रखें। 6 फीट की दूरी एक ऐसी दूरी है जहाँ पे हमें ये संभावना कम रहती है कि वो उसके कांटेक्ट में या उसके इनहेल कर पाएगा उसकी ड्रॉपलेट को। और जो भी व्यक्ति है जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित है, उनके साथ कम समय बिताएं, उनके साथ कम रहे और उनका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर रखें। इसके अलावा जहाँ भी मार्केट में या जब स्वाइन फ्लू का अभी जैसे चल रहा है पूरा दौर, इसके अटैक या इसके जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्केट में अगर निकलते हैं तो थोड़ा सा बचाव करके रखें, मास्क पहन के रखें। और इसके अलावा जो इसके हाई रिस्क पेशेंट है, जिनको हम मानते हैं कि जैसे जिनकी उम्र 60-65 साल से अबव है, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं,
डायबिटिक पेशेंट है, HIV HBs एंटीजन वाले पेशेंट है हेपेटाइटिस के, इन व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी ताकि वो उन व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित है। ये सब उपचार अपना बचाव करते हैं तो हमें इसके संक्रमित होने की संभावना कम रहती है। किन चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें? मान लीजिए, देखिए, किसी को भी पैनिक मोड में डालना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन किन सिम्टम्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें? देखिए, जो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स है वो अपने एक सीजनल जो इन्फ्लुएंजा होता है या वायरस इन्फेक्शन होता है उसी तरह के सिम्टम्स हमको मिलते हैं। रनिंग नोज है, नाक से पानी है, छींकें आ रही है, गला खराब, गले में दर्द रहना, बुखार रहना, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द रहना, ये सिम्टम्स स्वाइन फ्लू के सिम्टम हैं जो कि एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन में भी होते हैं। तो हम सिम्टम के आधार पे ये नहीं बता सकते हैं कि ये स्वाइन फ्लू के सिम्टम है या जनरल वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम है। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर इन चीज़ों के साथ पीड़ित है, जिनको ये सिम्टम्स हैं और उसकी हिस्ट्री है कि वो अभी रिसेंटली पिछले दिनों में अगर वो किसी स्वाइन फ्लू के पेशेंट से मिला हो या वो हाई रिस्क ग्रुप में है यानी डायबिटिक है या उसकी एज 65 से अबोव है, वो HIV पीड़ित है, तो उन व्यक्ति को सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो सकता है और उनको तुरंत सरकारी अस्पताल में जहाँ भी सुविधा उपलब्ध है उसकी जाँच जरूर करानी चाहिए। ठीक। सचिन, मैं आपसे भी यहाँ पर एक सवाल लेना चाहता हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मास लेवल पर लोगों को ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बताने की ज़रूरत है। हमसे जो भी हो सकता है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन और भी प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा ताकि जिन जगहों पर जानकारियां नहीं है कम से कम वहां तक पहुंचे। बिल्कुल स्वप्निल, आप सही कह रहे हैं कि जो समाज में जो लोग हैं, चाहे वो सभी वर्ग के हों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उनको ये समझ लेना चाहिए कि बीमारी जो है वो किसी जाति लिंग के आधार पर नहीं होती है। सभी लोगों को जो है इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि एहतियात बरतें। यदि सर्दी जुकाम के अगर उन्हें लक्षण हैं तो वे भीड़ से दूर रहें, भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं और जितना संभव हो सके जल्द से जल्द अपनी जांच कराएं ताकि यदि उन्हें स्वाइन फ्लू की अगर कहीं संभावना भी है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। और इसमें देरी जो है वो ही नुकसान करती है, वरना इसका इलाज संभव है। सरकार में जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ओसाल्टामीविर। चलिए सचिन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर MK गुप्ता जी, आपको भी मैं धन्यवाद कहता हूं, आप हमारे बीच आए और ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। थैंक्स सर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।